एजेंडे की। और हमारा जो सबसे पहला एजेंडा है वो भारत की विकास गाथा को दुनिया भर में जो पहचान मिल रही है उसको लेकर है कि भारत की तेज और सतत प्रगति ने आज दुनिया भर को आकर्षित किया है। ऐसे में ब्रिटेन के मशहूर अखबार टेलीग्राफ का दावा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एक स्थायी सरकार और बड़े फैसले ने भारत को समृद्ध राष्ट्र का रुतबा दिया है। जनसंख्या के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े देश ने इस दौर में चंद्रयान-3 जैसे कई ऐतिहासिक मकाम हासिल कर लिए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन आईएमएफ ने भी भारत को तेजी से विकास करने वाला देश बताया है और भी कई संगठनों ने भारत की विकास गाथा को पहचान दी है। पिछले दिनों पीएम मोदी ने एक एजेंसी को इंटरव्यू में कहा, मुझे यकीन है कि 2047 तक भारत विकसित देशों की श्रेणी में होगा। पीएम मोदी ने कहा, पहले लंबे समय तक भारत को 1 अरब से ज्यादा भूखे लोगों का देश कहा जाता था, लेकिन अब स्थिति बदली है। अब 1 अरब से ज्यादा आकांक्षी मस्तिष्क के साथ ही ज्यादा कौशल युक्त युवा और करोड़ों युवा लोगों का देश कहा जाता है। पीएम ने साथ ही कहा कि 2047 तक करप्शन, कास्टिज्म और कम्युनलिज्म हमारे राष्ट्रीय जीवन में नहीं बचेंगे और गरीबी के खिलाफ हम अपनी लड़ाई को जीतेंगे। 2014 से पहले देश ने कई सरकारें देखी जो अस्थिर थीं और इसीलिए बहुत कुछ करने में असमर्थ भी थीं, लेकिन पिछले वर्षों में लोगों ने निर्णायक जनादेश दिया, उसका फायदा देश को मिला। स्थिर सरकार बेहतर कार्य संस्कृति लेकर आई है और विकास को लेकर सजगता बढ़ी है। पीएम मोदी ने यह बात कही। पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि हमारे गरीब लोग गरीबी के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे। भ्रष्टाचार, जातिवाद और सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। पीएम ने कहा कि भारत की प्रगति ने दुनिया भर के लोगों में भारत की विकास गाथा के बारे में रुचि पैदा की है। साथ ही फ्रीबी को लेकर पीएम ने बड़ी बात कही फिर से। गैर जिम्मेदार वित्तीय नीतियां और लोक लुभावन वादे अल्पावधि में राजनीतिक परिणाम तो ला सकते हैं, लेकिन भविष्य में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कई राज्य चुका भी रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये बड़ी बातें कही हैं। अजय मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, जिस तरह से पहले प्रधानमंत्री ने एक न्यूज एजेंसी को जो इंटरव्यू में जो बातें कही, वो तमाम बातें, और ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जो बात कह रहे हैं उसकी पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की तरफ से, अंतर्राष्ट्रीय कई संगठनों की तरफ से, मीडिया संस्थानों की तरफ से, चाहे हाल में वो ब्रिटेन के अखबार टेलीग्राफ की बात ले लें, उसकी पुष्टि भी हो रही है। इसीलिए जो बात कही जाती है, जो दावे किए जाते हैं, उस पर कम से कम शक, शुबह और सवाल की कोई गुंजाइश नहीं बचती। देखिए, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। सबसे पहली बात थी, मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जिन रेटिंग एजेंसियों का आपने जिक्र किया या इंटरनेशनल एजेंसीज का आप नाम ले रहे हैं, केवल एक आंकड़ा अभी पिछले दिनों आया जिसमें हमने बताया कि हमारी पहली तिमाही में जो ग्रोथ रेट रही है वो 7.8% रही है। केवल एक आंकड़े के आधार पर मूडीज जैसी संस्था जिसको क्रेडिबिलिटी के लिए पूरी दुनिया में वो अपना दावा करती है, उसने जीडीपी के आंकड़े को 1.2% बढ़ा करके संशोधित कर दिया। अब सोचिए कि अगर आप 0.2%, 0.3% का संशोधन करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन आप अचानक 1.2% का अनुमान में बढ़ोतरी करते हैं तो इसका मतलब आपका आकलन ही गलत था। इसलिए आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो भारत को लेकर के कम से कम जमीनी हकीकत को आप नहीं समझते हैं, ये बात समझ में आनी चाहिए। ये बार बार प्रधानमंत्री मोदी ये कहते रहे हैं कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो इंडिया की रियलिटीज को समझ नहीं रही हैं जी। जिन बड़े स्तर पे जो सुधार किए गए हैं उसका जो असर पड़ रहा है उसका आकलन लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 6, 6.5 इतने के आसपास रहेगी और बाद में उनको अपने संशोधन, अपने अनुमानों में खुद ही संशोधन करना पड़ता है। अब ये 3 चीजें हैं लालचंद जी जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था इतने स्ट्रांग फुटिंग पे खड़ी है। पहली बात है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इतनी आधारभूत संरचना, हमारी जो बुनियादी बातें हैं इतने ज़्यादा स्ट्रांग हैं और हमने कोविड में ये करके दिखाया कि बहुत ज़्यादा खर्चे पे हम लोग नहीं गए और नहीं बहुत ज़्यादा फ्रीबीज हमने बांटने की कोशिश की। बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच बनाया, इससे हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत बनी रही। दूसरी बात
कि पूरी दुनिया के मुकाबले अगर आप देखें तो भारत में महंगाई बिल्कुल संतुलन में है। जहां पर बड़ी इकोनॉमीज में 30 साल 40 साल के वो रिकॉर्ड स्तर पर हैं, इस वजह से उनको जहां पर ब्याज दरें 1%, 2%, कहीं कहीं 0% हुआ करती थी, अब उसको बढ़ाना पड़ रहा है। ऐसी गलती भारत ने नहीं की और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आज के समय में मिल रहा है। तीसरी बात ये कि जब पूरी दुनिया में मंदी का दौर और वहां पे एक्सपोर्ट्स में गिरावट आ रही है, हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं या जो एक्सटर्नल ट्रेड है हमारा बेहतर कर रहा है। आपने देखा कि भारत ने केवल चावल का, वो भी केवल बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर बैन किया और पूरी दुनिया में इसका रिपरकशन देखने को मिला। तो एक बहुत ही बड़े प्लेयर के तौर पर भारत को अब देखा जाने लगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसके पीछे जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है और जो कॉन्टिन्यूम रिफॉर्म जो पर जो जोर है वो स्पष्ट तौर पर अपना असर जमीन पर दिखा रहा है। बिल्कुल। अब मैं थोड़ा आपके साथ पॉलिटिकल हो जाता हूँ। आर्थिक बातें तो हमने कर ली, पॉलिटिकल बात। प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही है कि 3 C's 2047 तक नहीं रहेंगी, करप्शन, कास्टिज्म और कम्युनलिज्म। तो ये जो बातें हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी पार्टियां, बहुत सारे ऐसे नेता जिनकी राजनीति का अगर यही आधार है तो उनके लिए तो ये बुरी बात है जब प्रधानमंत्री ये दावा करते हैं कि 2047 तक ये 3C नहीं रहने वाली, ना भ्रष्टाचार रहेगी, ना जातिवाद रहेगी और ना सांप्रदायिकता रहेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने चौथा D यानी डेवलपमेंट पर फोकस करना शुरू किया है और यही वजह है कि ये जो 3 C's को जब हटाने की बात करते हैं तो जो डेवलपमेंट का D है उसी को सरकार ने डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और जो डेमोग्राफी डिविडेंड की बात करते हैं उसके साथ उन्होंने जोड़ते हुए कहा है कि हमारा फोकस विकास पर है और सभी को साथ लेकर के है। जब विकास का फायदा हर अंतिम व्यक्ति पर पहुंचने की जो नीतियों पर सरकार चलती है, इसलिए वो स्पष्ट तौर पर, खुले तौर पर पॉलिटिकल पार्टी से ये कहते हैं कि अगर आप फ्रीबीज की राजनीति करेंगे तो आपको हो सकता है आने वाले दिनों में श्रीलंका जैसी स्थिति का सामना करना पड़े, पाकिस्तान जैसी स्थिति का सामना करना पड़े, जहां आपको IMF के सामने उनको हाथ फैलाना पड़ रहा है अपने इंटरनल डेमोक्रेसीज को बचाने के लिए, अपने इंटरनल इकोनॉमिक्स को बचाने के लिए। तो बहुत सही, अगर आप तकनीक का इस्तेमाल करते हैं किसी भी पॉलिसीज को या किसी भी कल्याण की योजनाओं को सब तक पहुंचाने के लिए तो वो समझ में आता है। लेकिन फौरी तौर पर अगर आप पॉलिटिकल गेन करने के लिए किसी चीज को मुफ्त बांटते हैं और कहते हैं कि इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर चुकाना पड़ेगा, तो आप देख रहे हैं कि पिछले सरकारों के भ्रष्टाचार का फायदा, जो नुकसान है वो कैसे देश को अभी चुकाना पड़ रहा है। GST जैसी चीजें अगर मान लीजिए 15 साल पहले लागू हो जाती तो जो अभी 1% का अपटिक हम देख रहे हैं वो काफी पहले देख सकते थे। आज ही हमारे कॉन्क्लेव में इन्होंने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि जो डिजिटल रेवोल्यूशन है उसकी वजह से आधे फीसदी की GDP का इजाफा हर साल होने की उम्मीद है। तो ये डिजिटल रिवॉल्यूशन अगर 10 साल पहले हुआ होता तो आप सोचिए कि आप 5% ऊपर ग्रोथ कर रहे होते और हम ये न कहते कि हम बड़ी इकोनॉमीज पे 15 साल पीछे हैं या 10 साल पीछे हैं, शायद 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम प्राप्त कर चुके होते। तो ये सारी चीजें इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि पॉलिटिकल जो एम्बिशंस हैं वो तमाम ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट या रिफॉर्म्स हैं उनके आड़े आ रहे थे। सब लोग बात तो करते थे लेकिन जमीन पर कोई बड़ी बातें कह नहीं पाता था। और अभी आप 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसी बड़े रिफॉर्म्स की बातें कर रहे हैं तो उसके पीछे ही सरकार की शायद मजबूत इच्छा शक्ति ही है जिससे आप कन्विंसिंगली इस फ्रंट फुट पे आकर के कह सकते हैं कि हम इतने बड़े रिफॉर्म्स के बारे में सोच सकते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर यूपीए होती जिसने 17 साल GST पर केवल बहस किया और वैट को लटकाए रखा और उसको जमीन पर नहीं आने दिया, इसी तरह से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हम लोग पिछले 15 सालों से कवर करते आ रहे हैं, उस पर काम अभी तक जारी है और सोचिए कि अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो ये सब जो टाइम ओवररन, जो कॉस्ट ओवररन इकोनॉमी में होता है उसका फायदा अगली पीढ़ियों को चुकाना पड़ता है और यही शायद प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हम जिस चीज की शुरुआत करते हैं उसको हम फाइनल टच भी देते हैं और यही इस सरकार की खूबी है। बिल्कुल यही इस सरकार की खूबी है। और सबसे बड़ी बात अजय, प्रधानमंत्री कहते हैं कि सांप्रदायिकता वगैरह मिट जाएगी 2047 तक विकास के आगे, लेकिन दूसरी तरफ बात यह होती है कि सनातन संस्कृति तो मच्छर है, सनातन संस्कृति तो वायरस है। ये भी बातें उठी हैं, आज हम इसी पर खास चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद जोड़ने के लिए अजय इस खबर पर। तो हमारे संवाददाता अजय